स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट्स का मतलब है जो एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनल अकाउंट्स बोल देते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट। फिर इनकम स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टू नो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, दैट इज कैपिटल में अगर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, अगर ये प्रॉफिट है तो, लेकिन अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा कैपिटल से। ठीक है, इस तरह से हमारी सीक्वेंस चलती है। बैलेंस शीट में क्या बताती है? इट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इट शोज पोजीशन ऑफ asset and liabilities। एक पर्टिकुलर डेट पर असेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है ये बताती है। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल हेल्थ बता रहे हैं। That financial health of any organization is determined primarily by balance sheet and further it is disclosed by profit and loss account। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल मतलब whether we paid or not, whether we received or not, it is entered in trading account and profit and loss account। ठीक है, मीन्स इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, और ये आपका नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हुआ? ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा जितने भी हमारे पर्सनल और रियल ये होंगे, ये बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ठीक है, तो पर्सनल या रियल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में आएंगे, लेकिन हमारा एक्रूअल बेसिस पे जितने भी नॉमिनल नेचर है वो सारा इनकम स्टेटमेंट में आएगी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई। अब सोल प्रोप्राइटर कौन है? सिंगल ओनर। बिजनेस स्टडीज में तुम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, इस तरह के हमारे पास है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ऐसे करके हमारे पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हमारे सिलेबस में कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप का। जब 12th में जाओगे तो पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हमें करना है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक सिंगल ओनर का है, इसीलिए हमने कहा
कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जो भी लॉस है वो कैपिटल में माइनस हो जाएगा। बेसिकली जो हमने चैप्टर 1 से स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन का एलोबरेटिव वे और एक्सपेंडेड वे और क्लासिफाइंग वे इज योर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स हमारे उसमें क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन अल्टीमेटली बना तो बैलेंस शीट ही रहे थे, लेकिन उसमें तुम देख रहे थे उसमें हमने सारे असेट्स का एक बना दिया था, लायबिलिटीज एक बना दी, कैपिटल एक बना दिया। जितने भी आइटम है बस उन 3 में हमने कैटेगराइज कर दिए और काम खत्म हो गया। यहाँ उसमें से हमें पूरी फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं चल रहा था, हमें बैलेंस शीट तो उससे भी पता लग रही थी कि अच्छा ये बैलेंस शीट का स्टेटस है, लेकिन उससे हमें प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चल रहा था कि हमने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। अगर वो पता लग भी रहा तो हम वो कैपिटल के फॉर्मूले के थ्रू पता लगा रहे थे, बट उसको फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, फर्दर एनालिसिस मतलब हमें उसको एनालाइज करना है अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, हमें उसे एनालाइज करना है पॉलिसीज बनाने के लिए, हमें उसे एनालाइज करना है अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए या कंपैरेटिव स्टडी के लिए, अपनी ही फर्म का कंपैरिजन पहले के ईयर से या अपने ही फर्म का कंपैरिजन दूसरे फर्म के साथ प्रेजेंटली, अपने ही फर्म के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मतलब इनमें से कोई भी हम नहीं कर सकते, उन सब के लिए वी नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। गॉट इट? तो अब ये नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें आगे का बताती हूँ। अब देखो, वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सबके फॉर्मेट्स होते हैं। अभी हम फॉर्मेट से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट या इक्वेशन फॉर्म में हम बात करें तो सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर बिल्कुल हम शॉर्टकट लेके चले फॉर्मूला की फॉर्म में तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा 12th में काफी काम आने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये चैप्टर जहां खत्म हो रहा है ना 12th वहीं से स्टार्ट होनी है, जहां आप खत्म करेंगे। तो अगर तुम्हें ये नहीं आता हो तो 12th के पहले चैप्टर में अटक जाने हो। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेट सेल्स का मतलब क्या हुआ? कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जितनी भी हमारी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स है दैट इज योर टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये तो हमारी नेट सेल्स हो गई। अब आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट फिगर्स होती हैं। नेट परचेजेस का मतलब क्या हुआ? परचेजेस माइनस, परचेजेस इनवर्ड नहीं होता, रिटर्न आउटवर्ड होगा, ये परचेज रिटर्न होगा। तो नेट परचेजेस का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? विच आर डायरेक्टली related to production
फैक्ट्री, वेजेस, कैरेज और फ्रेट और नहीं, वेजेस आएंगे क्योंकि फैक्ट्री वर्कर को हम वेजेस देते हैं। फ्यूल, पावर, वाटर सप्लाई, गैस और कोई भी ऐसी आइटम जिसके आगे फैक्ट्री लिखा हो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, वटएवर जिसके आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा हो, वो सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे। ठीक है। अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो वो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फर्स्ट टर्म जो होगी उसको ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसे ही अगर कैरेज एंड फ्रेट है, ये सिंपली लिखे हैं तो ट्रेडिंग में ही आएंगे, लेकिन इनके आगे अगर इनवर्ड लिखा है तब तो ट्रेडिंग में आएंगे क्योंकि वो परचेजेस से रिलेटेड है। लेकिन अगर आउटवर्ड लिखा है तो वो पी एंड एल अकाउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। आउटवर्ड का मतलब है वो सेल्स से रिलेटेड है, तो इफ दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटिंग टू सेल्स तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। इफ दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटिंग टू परचेजेस तो वो ट्रेडिंग में आएंगे। इफ नथिंग इज मेंशन्ड हम उसको हमेशा इनवर्ड ही लेके चलेंगे। इफ कुछ नथिंग इज मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं है अगर, तो कार्टेज भी इसी में आएगा, ऑक्ट्रॉय भी इसी में आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी इसी में आएगा। मतलब वो सब एक्सपेंसेस जो परचेजेस से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सब ट्रेडिंग में आएंगे। ठीक है। हाँ, ऑक्ट्रॉय होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हो तो हमारा बॉर्डर पे टैक्स लगता है, दैट इज ऑक्ट्रॉय। ठीक है। अब अगर तुम्हें एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक इन तीनों को मिला के एक सिंगल फिगर दी हुई है, आपको अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है। तो ये आपका सारा ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड कहानी हो गई। समझ में आई? आया समझ में? चलो नोट डाउन कर लो। तो क्या कहते हैं उसे? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक with your friends, share with your friends, subscribe and press the bell button to get notifications. Good luck.